हेलो जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं अनुराग सर स्वागत करता हूं आप सभी का 10 मिनट के इस प्रोग्राम में। देखिए, समय कम और नॉलेज ज़्यादा गेन करना, ये एम होना चाहिए हर एक कॉम्पिटिटर का, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है ये लगातार आपके सामने आती रहेगी वीडियोस के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी, आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी जो होता है भारत का गवर्नर जनरल होता है। क्या होता है? भारत का गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद फिर कैनिंग आता है। कैनिंग क्या होता है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और उसके बाद फिर वो वायसराय बनता है पहला। तो जो लॉर्ड डलहौजी है इसको पढ़ना बेहद जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत से काम किए गए थे। वो भारत के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किए गए थे, बल्कि वो अंग्रेजी साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे, लेकिन उसके अवशेष के रूप में हमें फल उसका मिलता है। तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का गवर्नर जनरल था और इसने भारतीय हित को नहीं बल्कि ब्रिटिश हित को सर्वोपरि रखा। आपको पता है कि डुप्ले जो एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, उसने एक व्यवस्था की शुरुआत की, नीति की, जिसे आप क्या बोलते हैं? सहायक संधि, और उसको भारत में बृहद स्तर पर वेलेजली ने लागू किया। तो उसी तरीके से डलहौजी ने एक नीति शुरू की जिसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं। तो वो उसके विस्तारवादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा परिचायक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है डलहौजी के बारे में। देखिए, आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 56। आप यहां पर 56 देख रहे हैं, इसके बाद जस्ट का समय क्या हो जाता है? क्रांति होती है। कौन सी? 1857 की क्रांति। तो आप ये मान सकते हैं कि जो आधार बना था 1857 की क्रांति का, वो लॉर्ड डलहौजी भी था, क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ काम किए गए थे उसने भी भारतीय रियासतों में असंतोष पैदा कर दिया था, भारतीय लोगों में असंतोष पैदा कर दिया था। चर्बी वाले कारतूस तो चिंगारी मात्र थी, लेकिन उसके पीछे के अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल यहां पर कार्यरत थे उनके द्वारा बहुत से ऐसे काम किए गए थे जो 1857 की क्रांति का आधार बने थे। सबसे पहला क्या है कि यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का गवर्नर जनरल था, मैंने आपको बताया। इसका सबसे बड़ा परिचय एग्जाम्पल क्या है कि उसने राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, चलो देखते हैं। किसने अपने समय में राज्य हड़प नीति को बड़े पैमाने पर भारतीय रियासतों पर लागू किया? यह नीति थी कि जिस राजा के जो देसी रियासतें थी वैलिड संतान नहीं है, वो दूसरे किसी बच्चे को गोद लेकर अपना साम्राज्य उसे नहीं सौंप सकते हैं, यानी कि उन्हें अपना राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाना होगा। वो चाहे प्रेम से मिला ले, वो चाहे फिर इस नीति के तहत वो सैन्य ताकत के दम पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाएगा। तो देखते हैं, यह पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य या कौन सी देसी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने पहले मिलाया, कौन सा बीच में मिलाया, कौन सा अंतिम में मिलाया, है ना। तो वो आपसे इधर राज्य का नाम दे देगा, दूसरी तरफ वो ईयर दे देगा। तो देखते हैं, सतारा को उसने कब मिलाया? 1848 में मिलाता है। और उसके बाद जैतपुर को 1849 मिलाता है और संभलपुर को भी 1849 मिलाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, संभलपुर के पहले वो जैतपुर को मिलाता है, जैतपुर के बाद फिर वो संभलपुर को किस में मिलाता है? अंग्रेजी राज्य में मिलाता है। ये सब क्या होती हैं? देसी रियासतें होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी अपने साम्राज्य में मिलाता है। अब समझो कि अगर किसी के राज्य को उससे छीनकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाएगा तो क्या वो राज्य में शासन करने वाले लोगों में असंतोष नहीं होगा ना। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि इनके खिलाफ 1857 की क्रांति में मोर्चा संभालते हैं। इसीलिए अंग्रेजी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आंधी थी, बस किसी तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य 1857 की क्रांति में बचा रहा। ये ईश्वर की कृपा ही थी उनके ऊपर। बाघाट को कब मिलाया गया? 1850 में मिलाया गया। उसके बाद फिर किसको मिलाया? उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है। क्या है बाबू? उदयपुर। कब मिलाया गया? 1852 में मिलाया गया। उसके बाद झांसी 1853। झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जनरल हीरोज ने कहा था कि अकेली मर्द हैं, कहा था कि नहीं कहा था? तो क्यों? क्योंकि उनके भी राज्य को 1853 में मिला लिया गया था और इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। उसके बाद नागपुर 1854 और अवध को मिलाया गया था 1856 में, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट में कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक ना। उसके बाद आपको पता है कि सिखों और अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध होते हैं, दोनों राजा दिलीप सिंह के नेतृत्व में होते हैं, ठीक ना। तो पहला होता है 46 में, 1846 में होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? द्वितीय। तो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध होता है वो कब होता है? 1848 से 49 के मध्य होता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है भारत का? डलहौजी होता है। जब अंग्रेजी सेना जीत जाती है तो 1849 में 1849 में अंग्रेजी राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया जाता है, ठीक। अब आते हैं फिर सिक्किम जो 22वां राज्य भारत का बना था, उसको विलय कर लिया गया था 1850 में। तो आपको पता है कि 1975 और 76 में नहीं, बल्कि इसको 1850 में अंग्रेजों द्वारा भी भारतीय राज्य में मिला लिया गया था, ठीक ना।
अब इधर आ जाओ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय क्या होता था, विधवाओं की स्थिति बहुत गंभीर हुआ करती थी। ये कौन सी शताब्दी चल रही, 19वीं शताब्दी चल रही है। तो राजा राम मोहन राय और बहुत से जो वहां पर समाज सुधारक थे, जो वेस्टर्न कल्चर को समझते थे, नीतियों को पढ़ते थे, थोड़ा खुले विचार वाले थे, तो उन लोगों ने दबाव बनाया गवर्नर जनरल के ऊपर कि आप एक कानून बनाइए जो लोगों को बाध्यकारी हो, जिससे वो दंड के भय से ही कम से कम रूल्स को फॉलो करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1853 इसी के समय पास हुआ था। लेकिन ये आपको लग रहा है अभी सही है, लेकिन उस समय के समाज में ये भले से सामाजिक परिवर्तन अच्छा रहा हो, लेकिन ये भी विरोध का कारण बना था, क्योंकि समाज उसको, इस चीज को उस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आज कर रहा है, ये आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय लोग इसके विरोध में थे। उसके बाद फिर क्या होता है, रेलवे की शुरुआत होती है 1853 में। आपको पता है, मुंबई से ठाणे। तो रेलवे की शुरुआत क्या इसने भारतीय हितों को ध्यान में रखकर किया था? नहीं। रेलवे का विकास करने का उद्देश्य था कि अगर मान लो कि कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह होते थे, तो उसको दबाने के लिए जो है सैनिकों को यहां से वहां मूवमेंट कराया जा सके। साथ में उनको जो रसद, हथियार, गोला बारूद की जरूरत थी, उसे भी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराया जा सके। ठीक है ना। और बाद में इसका प्रयोग हम लोगों ने भी किया, है ना। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन आपको पता है, उसको लूट लिया गया था, है ना। उसके बाद फिर क्या है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आज आप देखते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना भी इसी समय होती है। अब इन लोगों को गर्मी बहुत लगती थी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी में स्थित है। तो ये लोग क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं, है ना। तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, है ना, साल भर ठंड रहती है, तो इन लोग को गर्मी लगती थी भारत में, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या करते थे, गर्मियों में अपनी राजधानी बदल लेते थे। तो गर्मी की राजधानी शिमला होगी, ये किसके समय निश्चित हुआ, ये लॉर्ड डलहौजी के समय निश्चित हुआ। उसके बाद फिर क्या होती है, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था, यानी कि टेलीग्राफ यानी कि संचार माध्यम इन्होंने किया कि अगर सूचनाओं को यहां से वहां पहुंचाना है अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को, तो उसके लिए भी डाक और तार व्यवस्था होनी चाहिए। तो 1853 में इन्होंने डाक और तार व्यवस्था का शुरुआत किया। अगर आप देखेंगे कि इसमें बहुत से काम इन्होंने जो किए हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा थोड़ा बहुत भारतीयों को भी मिला है। जैसे कि आपको पता है कि जो इसको मिलाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया था, ये बहुत अच्छा कदम था। भारतीय समाज में ये एक कुरीति थी जिसको खत्म करने का प्रयास किया गया था कानूनी तौर से। दूसरा क्या किया गया था कि रेलवे की जब शुरुआत की गई, भले से उन्होंने जिस भी उद्देश्य से शुरू किया गया है, लेकिन कम से कम भारत में रेलवे का संचालन तो शुरू हुआ, है ना, संचालन तो शुरू हुआ। साथ में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना, जिससे कि सड़कें उड़के बननी शुरू हुई। भले से कच्ची बनती थी पहले, है ना, खड़ंजे की बनती थी, बोल्डर की बनती थी, लेकिन बनना शुरू तो हुआ। साथ में क्या हुआ, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था। भाई इस व्यवस्था का शुरुआत उन लोगों ने भले से किया अपने हितों को ध्यान में रखकर, लेकिन इन्हीं सब व्यवस्था का क्रांतिकारी भी भारत में उपयोग करते थे अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, अपने लोगों से संपर्क साधने के लिए। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य तो ब्रिटिश था ही, लेकिन उसके अवशेषी फल के रूप में हम लोगों को भी इसका लाभ मिला है। ठीक है। इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि लॉर्ड डलहौजी का भारत में जो भी कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उसने क्या क्या चीजें की। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में आपके साथ। जय हिंद।